नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोनू साइंस अड्डा 149 यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर कंपटीशन एग्जाम में आने वाली जनरल साइंस के क्वेश्चन को कवर कराया जाता है। अगर आप लोगों को इस चैनल पर पढ़ाया गया कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लासेस को लाइक कर सकते हैं। आज की जो क्लास है वो फिजिक्स के लाइट चैप्टर की रहने वाली है। फिजिक्स का जो लाइट चैप्टर है इसकी क्लास 1 आज आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके बाद हम फिजिक्स के लाइट चैप्टर की ही एक और क्लास भी लेकर आएंगे। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए। हाँ जी, हमारी आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को आने वाले नई क्लासेस का नोटिफिकेशन जो मिल जाए। नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि आपको पता चल जाए कि भाई नई वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी है। तो फिजिक्स की क्लास मैं आज पहली क्लास आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में दूंगी, शाम तक ये अपलोड हो जाएगी। और इससे पहले बायोलॉजी की जो क्लासेस है वो कुछ क्लासेस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। धीरे धीरे कुछ ऐसा कंटिन्यूटी बनाने की कोशिश मैं कर रही हूँ कि डेली आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की क्लासेस प्रोवाइड मैं कर पाऊँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो अभी मैं चैनल पर सिर्फ एमसीक्यूज की क्लासेस डालूंगी साइंस की। धीरे धीरे जैसे बच्चों का इंटरेस्ट बनेगा और बच्चे जुड़ते जाएंगे तो थ्योरी क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी, वो बाद में। लेकिन ज्यादातर अभी मैंने नोट किया है कि चैप्टर वाइज एमसीक्यूज जो है बहुत ही कम स्टूडेंट्स को देखने को मिलते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन बहुत ही कम मैंने नोट की है ये चीज कि चैप्टर वाइज एमसीक्यूज नहीं देखने को मिलते। जैसे फिजिक्स के चैप्टर वाइज सारे जो भी कंपटीशन एग्जाम में जनरल साइंस में फिजिक्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी हम फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं लाइट। तो लाइट चैप्टर की एक क्लास आपको ये मिलेगी देखने के लिए, और इसके बाद फिर और क्लासेस भी आपको लाइट चैप्टर की देखने को मिलेंगी। जब हम लाइट चैप्टर के सारे जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो जब सारे क्वेश्चन हम पढ़ चुके होंगे तो फिर हम फिजिक्स के अगले नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है फर्स्ट नंबर पर। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? लाइट जो है वो किस प्रकार की तरंग है? लाइट इज ए वेव ऑफ, ठीक है, लाइट जो है ये इज अ टाइप ऑफ वेव। कैसा वेव का टाइप है लाइट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द राइट आंसर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट, इसीलिए लाइट जो है, लाइट को माध्यम की जरूरत नहीं होती। लाइट नो नीड ऑफ मीडियम। लाइट को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मीडियम की जरूरत नहीं होती। प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। याद रखना, लाइट नो नीड ऑफ मीडियम। ठीक है, प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, ध्यान रखना। तरंग का मतलब क्या होता है? वेव का मतलब क्या होता है? वेव, वेव का मतलब होता है एनर्जी का ट्रांसफर हो जाना। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। बट मैटर डज नॉट, मैटर होता है पदार्थ। ठीक है, मैटर डज नॉट, जो मैटर है वो डजंट ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर, ऊर्जा का स्थानांतरण। वेव का मतलब क्या है? वेव का मतलब है ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा स्थानांतरित होती है। ठीक है, पदार्थ स्थानांतरित नहीं होता, पदार्थ वही रहेगा, पदार्थ वहीं पर रहेगा, पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगी। वेव क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, बट मैटर डजंट ट्रांसफर, मैटर पदार्थ ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, याद रखना। तो लाइट जो है, प्रकाश जो है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। याद हो गया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम?
वैक्यूम के अंदर प्रकाश का वेग होता है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लेना इस क्वेश्चन को, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर ये पूछे कि प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट, ये कहां पर होती है, तो निर्वात में, वैक्यूम में, ठीक है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, मैक्सिमम किस में होता है, मैक्सिमम कहां पर, वैक्यूम में होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम कहां होता है, वैक्यूम में होता है, निर्वात में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर ये हो गया ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपतन कोण किसके बीच बनता है। जो आपतन कोण है ये किसके बीच बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। भैया हमारे पास क्या है, प्लेन मिरर है, ठीक है। ये प्लेन मिरर हो गया, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। मैंने कहा कि हमारे पास है प्लेन मिरर, हमारे पास है प्लेन मिरर, समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण। जो समतल दर्पण है हमारे पास, प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर पर कोई लाइट आई, प्रकाश की किरण आई, लाइट रे आई, प्रकाश की किरण आई। जो आई है, जो आई है उसको आपतित किरण बोलते हैं। जो प्रकाश की किरण आती है उसको, प्रकाश की किरण को आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंग्लिश में। अब ये किरण यहाँ पे आई, इस प्लेन मिरर के यहाँ पर टकराई सरफेस से, और टकरा के फिर क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। रिफ्लेक्टेड रे को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे को बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिफ्लेक्टेड, हिंदी में परावर्तित, ठीक है। जो कोई बच्चे बोलते हैं कि मैम हिंदी में बताओ इंग्लिश में बताओ, तो बता रही हूं, ध्यान से सुनते जाना। रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। अब यहां पर दोनों के बीच में इधर क्या है, इधर है नॉर्मल, नॉर्मल यानी 90 डिग्री, सीधा एक अभिलंब है यहाँ, अभिलंब यानी नॉर्मल, अभिलंब मतलब 90 डिग्री। तो इधर एक कोण बनेगा, इधर एक कोण बनेगा, यहाँ पे कोण बनेगा आई, इधर बनेगा आर, ये बीच में अभिलंब है, ठीक है, ये बीच में अभिलंब है, नॉर्मल है। तो ये एंगल आई पूछ रहा है कि ये कहां बनता है, क्वेश्चन में पूछ रहा है आपतन कोण किसके बीच बनता है। एंगल आई जिसको बोलेंगे आपतन कोण, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो क्वेश्चन में, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन, कहाँ पे बनेगा, तो आप बताओ ना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच ही तो बन रहा है। तो ये ऑप्शन है हमारा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे तो क्या आंसर हो जाएगा, आपतन कोण पूछे तो आपतित किरण और अभिलंब, और अगर यहाँ पे पूछ लेता कि परावर्तन कोण कहाँ पे बनेगा, तो परावर्तन यानी रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड यानी छोटा आर, तो ये कहाँ पे बन रहा है, ये अभिलंब और रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण के बीच में बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, परावर्तन के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम के अनुसार जो एंगल आई है, एंगल आई जो है परावर्तन के नियम के अनुसार आई जो है वो बराबर होता है आर के, ठीक है, याद रखना, एंगल आई जो है ये बराबर होता है एंगल आर के, परावर्तन के नियम के अनुसार एंगल आई जो है वो आर के बराबर होता है, ठीक है। दो नियम होते हैं परावर्तन के, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दो नियम होते हैं, याद रखना, उनमें से एक नियम ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल आर के। अब सीधी लाइन है, यहाँ पे बीच में आई है, ठीक है, इधर से एक प्रकाश की किरण आई थी, इधर प्रकाश की किरण आई, टकराई सरफेस से, और ये इधर चली गई, परावर्तित हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये जो बीच में यहाँ पर जो एंगल होगा बेटा, ये जो बीच में जो एंगल होगा, इधर ये प्रकाश की किरण आई, टकराई, और ये रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ पर, ठीक है। इसको एक बार मैं इरेज कर देती हूँ, तो याद रखना, इधर सेंटर में, यहाँ बीच में जो ये अभिलंब है, ठीक है, तो यहाँ बीच में जब ये सीधी सीधी इसको बीचों बीच रेखा काटेगी 90 डिग्री, तो यहाँ वाला और यहाँ वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एंगल आई जो है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एंगल आर के। क्लियर,
ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर इमेज बनाएगा, देखो समतल दर्पण, समतल क्या है भैया, आप ये याद रखो कि समतल जो है, जो समतल है वो सीधा है, समतल जो है वो क्या है, सीधा है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा जो है वो दो ऑप्शन में है, सीधा जो है वो दो ऑप्शन में है, एक तो ऑप्शन बी में है और एक ऑप्शन सी में भी सीधा है, ठीक है। समतल को आप याद रखना, समतल सीधा, ठीक है। समतल बी ऑप्शन, समतल सीधा, सीधा दो ऑप्शन में है, बी में भी और सी में भी, ठीक है। अब ध्यान रखना कि दुनिया में जो सीधे होते हैं, दुनिया में जो सीधे लोग होते हैं वो आजकल है ही नहीं, न के बराबर सीधे लोग हैं। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे कुछ आप लड़ाई झगड़े करने लग जाओ या मेरे ऊपर कमेंट करने लग जाओ कि मैडम देखो क्या बोल रही है। भाई मैं आपको क्वेश्चन समझाना चाहती हूँ सिर्फ कि क्वेश्चन याद रह जाए, पेपर में ऐसा क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। तो समतल दर्पण को आप इस तरह से याद कर सकते हो कि समतल दर्पण के द्वारा, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनेगी वो कैसी इमेज बनेगी, ठीक है। तो समतल सीधा, ठीक है, और सीधे लोग दुनिया में बहुत ही कम है, न के बराबर है सीधे लोग, टेढ़े लोग ज्यादा है ना, ज्यादा चालाक लोग ज्यादा है दुनिया में, तो टेढ़े लोग ज्यादा हैं, सीधे लोग न के बराबर है, तो उनका आभास हम कर सकते हैं, उसको उसको क्या कर सकते हैं हम, उसको हम सिर्फ उसका आभास कर सकते हैं, ठीक है। सीधे लोग दुनिया में न के बराबर हैं तो उनको आभास कर सकते हैं, भाई दुनिया में सीधे लोग भी हैं, ठीक है। तो याद रखना सीधे लोग दुनिया में सिर्फ क्या कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं उनका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, आभासी एवं सीधा होता है, याद रखना। और जो समतल दर्पण है, जो कन्वेक्स मिरर है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण है कनकेव मिरर, इनसे क्वेश्चन पेपर में आ ही जाता है। कंपटीशन एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, लाइक HAU के अंदर जो BSc एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम होता है 6 ईयर प्रोग्राम, जो 10th के बाद देते हैं, VLDA के स्टूडेंट्स का एग्जाम होता है, HTET के अंदर आप देखेंगे TGT साइंस के बच्चे, वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में तो आते हैं, रेलवे के अंदर, हरियाणा ग्रुप डी के अंदर, हरियाणा के और जो सी एग्जाम्स होते हैं उनमें एक दो ही क्वेश्चन आता है साइंस का, जो हरियाणा CET जो C ग्रुप का पेपर होता है, लेकिन D ग्रुप में अच्छी खासी साइंस आती है, 15 नंबर की साइंस आती है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को बड़े अच्छे से ध्यान रखेंगे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, इसका राइट आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वाहन के रियर व्यू मिरर में कौन सा दर्पण होता है, विच मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर, मिरर, ठीक है। जैसे कोई गाड़ी है, उस गाड़ी के साइड में जो मिरर लगा होता है ना, गाड़ी के साइड में, वो कौन सा मिरर होता है वहां पर, तो वहां पे बेटा कन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण की खास बात क्या है, उत्तल दर्पण की खास बात यह है कि ये दृश्य क्षेत्र को बढ़ा देता है, दृश्य क्षेत्र को अधिक करना इसका काम है, दृश्य क्षेत्र को अधिक करना। जो दृश्य क्षेत्र है यानी जो विजुअल जो एरिया है, विजुअल रीजन है, उसको ये बढ़ा देगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, वाइड वाइड विजुअलिटी, ठीक है, वाइड विजुअलिटी मतलब जो पीछे से जो व्हीकल आ रहे हैं, जैसे बड़ा ट्रक भी दिख रहा है और गाड़ियां भी दिख रही हैं, बाइक भी दिख रही हैं मिरर के अंदर, तो इसने क्या किया, इसने दृश्य क्षेत्र को बढ़ा दिया, ठीक है। आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि दृश्य क्षेत्र को अधिक करने के लिए कौन सा लेंस काम कर कौन सा मिरर काम करता है, सॉरी, कौन सा मिरर काम करता है, ठीक है। तो ये कन्वेक्स मिरर काम करता है, उत्तल दर्पण वाइड विजुअलिटी के लिए ये काम करता है, दृश्य क्षेत्र को बढ़ाना, विजुअलिटी को बढ़ाना, ठीक है, इसका काम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दंत चिकित्सक, डेंटिस्ट जो है वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, किस दर्पण का। देखो आप सभी स्टूडेंट्स ना याद रखना, अगर मिरर की बात होती है तो मिरर करता है हमेशा रिफ्लेक्शन, मिरर क्या करता है, हमेशा रिफ्लेक्शन, मिरर का काम है परावर्तन, ठीक है। और अगर लेंस की बात हो रही है तो लेंस का काम है रिफ्रैक्शन, लेंस हमेशा करता है रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, ठीक है।
अपवर्तन, अपवर्तन हमेशा होगा लेंस से, परावर्तन हमेशा होगा मिरर से। ये बात भी सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सोनू साइंस अड्डा 149 यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल एकदम बारीकी से एमसीक्यूज के माध्यम से आपको साइंस करवाई जाती है, और इतना साइंस हम पढ़ लें कि हमारा एग्जाम के अंदर काम चल जाए, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो उसी उद्देश्य से यहाँ पर एमसीक्यूज आपको करवाए जा रहे हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हमारे चैनल की खास बात रहेगी। इससे क्या फायदा होगा कि आपको हर चैप्टर के सभी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक चैप्टर को अगर आप पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर के अंदर जो भी कंसेप्ट है, जो टॉपिक हैं, उन सभी के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएं। तो इससे बढ़िया बात और क्या ही हो सकती है। तो इसी बात पे अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं हम। दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? देखो, दंत चिकित्सक की बात हो रही है तो दंत चिकित्सक यूज करेंगे अवतल दर्पण का, कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर की क्या खास बात है? कॉनकेव मिरर जो है ये नजदीक की वस्तु जो होगी, कॉनकेव मिरर क्या करेगा? नजदीक की वस्तु का, नजदीक की वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। नजदीक की वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब इमेज, नजदीक की वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। नजदीक की वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इसको मैं अगर इंग्लिश में लिखूं तो क्या लिखूंगी? लार्ज इमेज फॉर्म्ड, लार्ज इमेज फॉर्म्ड ऑफ नियर ऑब्जेक्ट। जो नियर ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज जो है ये लार्ज बनाएगा कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। अब कोई डेंटिस्ट जो है वो यूज कर रहा है बेटा, अगर कोई डेंटिस्ट जो है वो अवतल दर्पण का यूज कर रहा है, वो टिथ देखने के लिए, दांत देखने के लिए, तो नजदीक रख के ही देखेगा ना। तो उसको जब नजदीक करके वो देखता है तो उसका बड़ा प्रतिबिंब, बड़ी इमेज उसको दिखाई देती है, ताकि वो आसानी से पहचान पाए कि आखिर दांत में दिक्कत क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होता है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होता है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ कनकेव मिरर? याद रखेंगे सभी स्टूडेंट्स कि जो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर, इसका मुख्य फोकस होता है, मुख्य फोकस होता है बच्चे इसका रियल, ठीक है, रियल होता है, याद रखना। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस रियल होता है, ठीक है, इसका मुख्य फोकस होता है रियल, वर्चुअल, आभासी या काल्पनिक नहीं होता। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होता है वास्तविक, रियल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र जो होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v जमा 1/u। ये हो गया दर्पण सूत्र। अगर पूछे लेंस सूत्र क्या है? लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला क्या है? तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। ध्यान रखना 1/f। f क्या होता है? f होती है फोकल डिस्टेंस या फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल डिस्टेंस या फोकल लेंथ, ठीक है। v क्या होता है? v होता है बच्चे, v क्या होता है? v होता है बेटा, एक सेकेंड, हाँ जी, v क्या होता है? v होता है इमेज डिस्टेंस। जो इमेज डिस्टेंस होती है वो v से मेजर, मतलब v सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं। इमेज डिस्टेंस मतलब प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूर बना है, तो प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। और u क्या होता है? u होता है बच्चे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कि दर्पण से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है और उस वस्तु की इमेज कहां पर बनेगी। तो इमेज की दूरी v से रिप्रेजेंट करते हैं और u से रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, वस्तु की दूरी, ठीक है। तो वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी प्लस 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो याद रखना 1/v प्लस 1/u, ये क्या आ जाएगा? 1/f के बराबर आ जाएगा। और लेंस का फार्मूला ये क्या है? ये मिरर फार्मूला है। जो हमारा क्वेश्चन है ना ये वो लिखा हुआ है, ये आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। और अगर इसकी जगह पे ये पूछ लेता कि लेंस फार्मूला क्या है, तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा इधर,
सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, याद रखना प्लस की जगह माइनस आ जाएगा लेंस फॉर्मूला में। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ। आवर्धन का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल टू, अगर आपको वस्तु की ऊंचाई दे रखी होती तो ये फार्मूला हो जाता मैग्निफिकेशन का, आवर्धन का। अगर वस्तु की ऊंचाई दे रखी होती, अगर वस्तु की ऊंचाई दे रखी होती तो h2/h1 आ जाता, ठीक है। लेकिन यहां जो ऑप्शन आपको मिले हैं वो ये वाले ऑप्शन मिले हैं, तो इनमें से m जो है ये बराबर हो जाएगा -v/u के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये h2 क्या है? ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ठीक है। दर्पण से जो दूर प्रतिबिंब बना है वो कितना ऊंचा बना है, तो उसकी ऊंचाई h1 वस्तु की ऊंचाई होती है, ऑब्जेक्ट हाइट होती है, ठीक है। तो याद रखना ये मैग्निफिकेशन को निकालने के दो तरीके हो गए। एक तो ये तरीका जब आपको हाइट दे रखी हो, और दूसरा ये तरीका जब आपको प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है और आपको ऑब्जेक्ट की दूरी दे रखी है, वस्तु की दूरी दे रखी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, -v/u। इट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है अपवर्तन किस कारण होता है? रिफ्रैक्टिव अकर्स ड्यू टू द चेंज इन। अपवर्तन किसके कारण होगा? आपको चार ऑप्शन मिल रहे हैं, प्रकाश की चाल, प्रकाश का रंग, प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की तीव्रता। किसके कारण होगा अपवर्तन? इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमेशा डिपेंड करेगा किसके ऊपर? प्रकाश की चाल, ठीक है। प्रकाश की चाल पर ही तो डिपेंड करेगा ना अपवर्तन किस कारण होता है। रिफ्रैक्शन अकर्स ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, लाइट पर, ठीक है, लाइट की स्पीड पर, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तनांक का प्रतीक है। अपवर्तनांक का प्रतीक क्या है? सिंबल पूछ रहा है ये n। अपवर्तनांक का सिंबल क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, ठीक है। अगर इन्हीं ऑप्शन में अगर छोटा n लिखा होता तो वो राइट आंसर कर देते हम, स्मॉल लेटर में n होता तो उसको राइट आंसर कर देते। तो अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही हमारा राइट आंसर होगा। अपवर्तनांक का प्रतीक है सिंबल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये आंसर हो गया हमारा n। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस कहलाता है, कन्वेक्स लेंस कॉल्ड। कन्वेक्स लेंस को क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस क्या कहलाएगा? उत्तल लेंस कौन सा होता है बेटा? जिसका उभार बाहर की तरफ है, कर्व बाहर की तरफ है, ठीक है, इसको बोलते हैं उत्तल लेंस। ये होता है कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि कन्वेक्स लेंस को क्या कहेंगे? अभिसारी लेंस कहेंगे, इसको कन्वर्जिंग कहेंगे, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे। याद रखना, कन्वेक्स कन्वर्ज, कन्वेक्स कन्वर्ज, इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। कन्वेक्स क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। तो अभिसारी लेंस इज द राइट आंसर, उत्तल लेंस को अभिसारी। तो अपसारी लेंस फिर किसको कहते हैं? अपसारी कहते हैं कनकेव को, कनकेव लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, कनकेव को। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस सदैव बनाता है। अवतल लेंस जो है ये सदैव क्या बनाएगा? कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म। अवतल लेंस हमेशा कैसी इमेज बनाएगा? तो अवतल लेंस जो है बेटा ये कैसी इमेज बनाएगा? अवतल लेंस सदैव बनाता है, कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स, कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म। अवतल लेंस जो है ये हमेशा बनाता है, कौन सी इमेज बनाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, बी बॉय, बी बॉय ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कनकेव लेंस जो है कैसी इमेज बनाएगा? हमेशा सीधी इमेज बनाएगा, आभासी। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यही आंसर बनेगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कनकेव लेंस जो है वो कैसी इमेज बनाता है? कनकेव लेंस का उभार अंदर की तरफ होता है, ठीक है, कनकेव लेंस का जो उभार होता है वो अंदर की तरफ होता है, ठीक है, कनकेव लेंस का जो उभार होता है वो अंदर की तरफ होता है, याद रखना, कनकेव लेंस का उभार अंदर की तरफ होता है।
ठीक है, ये कैसी इमेज बनाएगा? आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। अवतल लेंस सदैव बनाता है आभासी और सीधा प्रतिबिंब। ठीक है, याद रखना। ये आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब भी बनाता है। ठीक है, डिमिनिश्ड प्रतिबिंब भी बनाता है। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? लेंस की क्षमता, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या होती है? डायोप्टर। यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या होती है? डायोप्टर होती है, याद रखना। पी निकालने का, पावर निकालने का फार्मूला होता है 1/f। एफ जो है ये हमेशा मीटर में होनी चाहिए, यानी फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी को रिप्रेजेंट किया एफ से। फोकस दूरी जो है वो हमेशा मीटर में होनी चाहिए। अगर वो सेंटीमीटर में दे रखी है तो पहले आप उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है बच्चे। क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है, और कनकेव, कनकेव लेंस की फोकस दूरी होती है कनकेव की। अगर कनकेव होता तो क्या होता है यहाँ? नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव फोकस दूरी होती है कनकेव की, कनकेव लेंस की। ठीक है, कनकेव लेंस की नेगेटिव होती है और कन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, याद रखना फोकस दूरी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। अवतल लेंस की, अवतल लेंस की नेगेटिव हो जाएगी। अवतल लेंस की नेगेटिव हो जाएगी। अवतल मतलब कनकेव लेंस, कनकेव लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ही क्वेश्चन जो एग्जाम में दिखाई देते हैं ना, वही दिमाग खराब कर देते हैं। और आपको ये भी लगता होगा कि इतने आसान आसान क्वेश्चन है। भैया कई बार आसान क्वेश्चन की वजह से बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखो, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की फोकस दूरी का कोई अंत नहीं होता, इन्फिनिटी हो जाएगी। इन्फिनिटी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती। तो ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। अपवर्तनांक की ये बताना था कि अपवर्तनांक की इकाई होती है। इंग्लिश में सही है ये क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज। तो अपवर्तनांक की इनमें से पूछना चाह रहा है कि कौन सी इकाई होती है, तो कोई इकाई नहीं होती, नो यूनिट। अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी इकाई नहीं होती। ठीक है, याद रखना। सिंबल क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? एन, सिंबल एन होता है, याद रखना। ठीक है, स्मॉल लेटर में दे रखा है तो स्मॉल में, कैपिटल में दे रखा है तो कैपिटल में, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा क्या मिल रहा है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को किस पे प्राप्त कर सकते हैं? स्क्रीन पर। स्क्रीन के ऊपर ही वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं। रियल इमेज, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, कहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं? स्क्रीन के ऊपर इमेज को, रियल इमेज को ऑब्टेन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी इमेज को प्राप्त नहीं किया जा सकता स्क्रीन पर। स्क्रीन पर नहीं किया जा सकता क्योंकि स्क्रीन पर तो रियल इमेज को ऑब्टेन करते हैं ना, वास्तविक प्रतिबिंब को ऑब्टेन करते हैं, तो यही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, सोलर कुकर में किस दर्पण का, भाई यहां से तो ना पक्का क्वेश्चन आता है पेपर में, कौन से दर्पण का उपयोग कहाँ किस चीज में पूछ ले एग्जाम में, पता नहीं। तो ये दर्पण के उपयोग, लेंस के उपयोग, इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आज की इस लाइट क्लास में कुछ क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, फिर एक दो क्लास और लेके आएंगे लाइट की, तो 2-3 क्लास लाइट के एमसीक्यूज की चलेंगी, जिससे कि एग्जाम में लाइट चैप्टर से आने वाले सारे क्वेश्चन कवर हो जाए हमारे, कोई बचे ही ना। फिर उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सोलर कुकर में बेटा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, कनकेव मिरर का उपयोग किया जाता है सोलर कुकर में। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना होता है अपवर्तन के कारण। ठीक है, तारों का टिमटिमाना होता है अपवर्तन के कारण। ये पूरा नाम अगर लिखता तो ऐसे लिखता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन।
वायुमंडलीय अपवर्तन, ये होता इसका सही आंसर, बट अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस सूत्र क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेंस? लेंस फार्मूला क्या है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था आप लोगों को। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लेंस की क्षमता का सूत्र क्या है? लेंस की पावर निकालने का, P बराबर 1/f, f मीटर में होना चाहिए, अभी बताकर गई हूं ना, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन आंसर। ठीक है, तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनके साथ इस क्लास को शेयर कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन को, लाइट चैप्टर के कुछ क्वेश्चन को पढ़ा। आगे भी आपको लाइट चैप्टर की क्लास 2 देखने को मिलेगी। लाइट चैप्टर के मैं 2 से 3 क्लास आपको दूंगी, जिनमें ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएं, जो एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि नई क्लास जो है वो अपलोड हो चुकी है। नोटिफिकेशन वगैरह ऑन करके रखिएगा, आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्लास जो है वो अपलोड हो चुकी है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही काम करेंगे। आज थोड़ी छोटी क्लास हमने ली है, क्योंकि थोड़ा सा स्टूडियो भी फ्री नहीं है, और कुछ मुंह के अंदर भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, छाले हो रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी छोटी क्लास ली है। अगली क्लास में लाइट टॉपिक के थोड़े ज्यादा क्वेश्चन मैं कराऊंगी, फिर एक क्लास और ले आएंगे। ठीक है, लाइट की, तो फिजिक्स के और केमिस्ट्री की कोशिश करेंगे कि इनकी 3-3 क्लास लेकर आए, एक चैप्टर के एमसीक्यूज की। अब एक ही क्लास में मैं बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, उसको पार्ट में डिवाइड करके करेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा लंबे टाइम तक स्क्रीन के सामने तुम फोन में देखोगे तो फिर ना थोड़ा दिक्कत होने लग जाती है आंखों में, तो इसलिए थोड़ा सा उसको पार्ट में डिवाइड करके छोटे छोटे वीडियो बना के और फिर उसको हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो एक जैसे 30 मिनट का, 40 मिनट का, इस तरह से स्लॉट बनाएंगे अपना, 30-40 मिनट की रिकॉर्डेड क्लास, जिसमें आपको एमसीक्यूज जो हैं वो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज जो पढ़ने को मिलेंगे। अब एक चैप्टर के एमसीक्यूज हम बना रहे हैं, तो उस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक है, सारे टॉपिक के एमसीक्यूज आ जाएंगे, है ना। तो इससे ये फायदा होगा कि वो चैप्टर आपका अच्छे से तैयार हो गया है। ठीक है, तो ऐसे ही बढ़िया तरीके से पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ सोनू साइंस अड्डा 149 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का, जो भी बच्चे प्यार दे रहे हैं, क्लास को सपोर्ट कर रहे हैं, उन सभी बच्चों का दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली क्लास में हम एक और नई क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।